हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। सबसे पहले आपको पता होगा यूपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। 14th ऑफ फेब को नोटिफिकेशन आता है और आप सबको पता होगा आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हो। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो है 5 मार्च। ओके, तो 5 मार्च तक आप फॉर्म भर दें क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। 1056 वैकेंसीज भी आई हुई हैं। ओके, और प्रीलिम्स की डेट आप सबको पता होना चाहिए 26 ऑफ मई है। याद रखिए, संडे का दिन रहेगा, 26 मई रहेगी और आपको उस दिन पेपर देने जाना है। मतलब अगर देखा जाए, ठीक है, अगर ओवरऑल देखा तो 4 मंथ्स आपके पास हैं प्रिपरेशन करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली। तो अब 4 मंथ्स में किस तरह प्रिपरेशन की जाए, उसी को देखते हुए, यूपीएससी के एग्जाम को देखते हुए मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं, जहां पर याद रखिएगा यूपीएससी प्रीलिम्स के टॉपिक वाइज मैं आपको एमसीक्यू डिस्कस कराऊंगा। कहने मतलब जो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप कहेंगे सर कितने साल के आप एमसीक्यू डिस्कस कराएंगे। मैं आपको 2013 से लेकर 2023, अभी तक 2023 का ही प्रीलिम्स का पेपर आया, वो सारे एमसीक्यू डिस्कस कराऊंगा, टॉपिक वाइज रहेगा। जैसे आज मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री लेके आया हूं। मॉडर्न हिस्ट्री का भी आप देखिए टॉपिक क्या है, इंडिया इन द 18th सेंचुरी। इसके रिगार्डिंग अभी तक पिछले 11 सालों में आप देखेंगे जितने भी एमसीक्यूज होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे मैं आज आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। तो आप वे देख रहे हैं मेरा, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। एंड में मैं आपको एनालिसिस भी बताऊंगा कि इस टॉपिक से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगी और ये गेस करने में हेल्प करेगी क्वेश्चन किस एरिया से ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, ऐसे करके हम सब सब्जेक्ट के एमसीक्यू प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। आप अदर भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि याद रखिएगा टॉपिक वाइज आपको मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को देखिएगा, आज आप लेक्चर को एंड तक देख लो, आपको समझ में आएगा आपके लिए यूजफुल ये टॉपिक्स हैं कि नहीं। ओके, आगे चल के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के हर सब्जेक्ट्स के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं पिछले 11 सालों में कौन कौन से एमसीक्यू मॉडर्न हिस्ट्री के इंडिया इन द 18th सेंचुरी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आपको ईयर भी मेंशन कर दिया किस साल का क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ मिडाइवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू द पोर्चुगीज। तो यार दमन एंड दीव आपने सुना होगा। सो दीव उसने पोर्चुगीज को सरेंडर कर दिया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2023, मतलब पिछले साल का ही पेपर है। यूपीएससी 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया है। ठीक है, तो मतलब यूपीएससी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है। फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो आप बना पाओगे, नहीं याद है तो आप नहीं बना पाओगे। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। इसका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये बहादुर शाह जफर नहीं है मुगल एम्परर वाला, याद रखिएगा, ये बहादुर शाह ऑफ गुजरात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। इसने ही दीव जो है वो पोर्चुगीज को दे दिया था। ओके, और एंड में याद रखिए जब भी ट्रीटी साइन करता है पोर्चुगीज से, तो पोर्चुगीज ने इसकी हत्या भी करवा दी थी, याद रखिएगा। तो इसकी बाद में डेथ भी करवा देते हैं वो लोग। ठीक है, बट ये इसने दीव, याद रखिएगा, इवन अगर आप मुगल्स की बात करें तो मुगल्स तो हुमायूं तो इसके पीछे पड़ गया था। ठीक है, मतलब मुगल से इसकी दोस्ती कोई इतनी अच्छी नहीं थी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। कुछ बेसिक पॉइंट्स देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है। 1534 में बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने ट्रीटी ऑफ बसीन साइन की थी पोर्चुगीज के साथ, और उसने याद रखिएगा ट्रीटी के साथ दीव जो है वो पोर्चुगीज को दे दिया था। कुछ और पार्ट भी याद रखिएगा पोर्चुगीज को दे दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। बहादुर शाह से कंफ्यूज नहीं होना है, मुगल एम्परर वाला बहादुर शाह ये नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि नहीं, तो आपको ये समझ में आया यूपीएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने तैयारी नहीं की है या तैयारी की है, तो क्वेश्चन देख लिए किस तरह के आ रहे हैं। डायरेक्ट भी आ रहे हैं, डिफिकल्ट भी आएंगे। ये भी देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी 2023 से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, हमारे पीसीएस में भी हमको ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हमें बन जाते हैं। इवन कुछ लोग कहेंगे सर एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमको बन जाते हैं। बिल्कुल, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन जो यूपीएससी के हैं कुछ बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कुछ बहुत ईजी होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हम किस एक्ट से कहते हैं, सबने पढ़ा होगा, चार्टर एक्ट 1833। क्या देखिएगा, इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको सेंट हेलिना एक्ट भी कहते हैं। और एक्ट के फीचर्स आपको पढ़ने चाहिए, मैंने पढ़ाए हुए हैं। इंडियन पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए यूपीएससी 2023 का है। तो देखिए 3 क्वेश्चन आ गए ना यूपीएससी 2023 से एक ही टॉपिक से। खास बात है इसमें, देखिए क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, कुछ पर्सनालिटीज के नाम दे दिया, अलेक्जेंडरिया, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गरेस, वॉल्टर इलियट, ये सब दे दिया। बोला ये किससे एसोसिएटेड है।
तो आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन याद करेंगे, तो हमने कभी सुने ही नहीं इनके नाम फॉर एग्जाम्पल। तो जब ये क्वेश्चन पेपर आया था यूपीएससी 2023 का, तब याद है कि 2022 में ये पर्सनैलिटी न्यूज में आ गई थी, हिंदू के न्यूज़पेपर में भी आया था, अलेक्जेंडर रिया के बारे में, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, कुछ तमिलनाडु में कुछ गोल्ड और निकला था तो यही बात की गई थी, इन्होंने भी जब एक्सकेवेशन किया था तो गोल्ड निकला था, अभी वापस गोल्ड निकला, ऐसी बातें न्यूज़पेपर में आई थी। तो इसलिए देखिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया, मतलब हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको याद रखना है, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन करंट के साथ रिलेटेड होते हैं, इसलिए मैं करंट अफेयर्स इतना आपको पढ़ाता हूं क्योंकि करंट के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, याद रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस को याद रखिएगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप बना सकते हैं, आप कितनी भी हिस्ट्री पढ़ लो, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन ना बने। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ द करंट अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है यूपीएससी 2022 का, ठीक है, यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कुछ पॉइंट्स बोले इंडियन हिस्ट्री में, बताना है आपको जो स्टेटमेंट इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट है। पहला, डच आपने सुना होगा, ठीक है, मैंने बताया था जब बहुत सारे यूरोप जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, डच आए थे, पोर्चुगीज आए थे, सब इंडिया आ रहे हैं, तो उनमें से डच हैं, उन्होंने अपनी स्टैब्लिश की फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड्स ग्रांटेड बाय देम टू देम बाय द गजपति रूलर्स। अब डच को गजपति रूलर्स ने लैंड ग्रांट किया, ऐसा स्टेटमेंट है, हो सकता है स्टेटमेंट आपको समझ में ना आए। चलिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अल्फोंसो दे अल्बुकर्क, यार इसका नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस पोर्चुगीज का गवर्नर था, ठीक है, इसने कैप्चर्ड किया गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। बिल्कुल सही बात है, इसे 1510 में ये गवर्नर था पोर्चुगीज का, और इसने बीजापुर और सल्तनत से, याद रखिए बीजापुर के राजा से गोवा को कैप्चर किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, आपने पढ़ा होना चाहिए, ये तो मैंने बहुत बेसिक पढ़ाया भी हुआ अपने मॉडर्न हिस्ट्री में। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका मतलब सी तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास, अ प्लॉट एंड लीज फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। अगेन अ वेरी अजीब सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब आपको पता होना चाहिए क्या विजयनगर एम्पायर से उन्होंने लीज में लेके बनाई होगी, तो बिल्कुल आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साउथ में भी फैक्ट्रीज ओपन की थी, तो आप ये गेस कर सकते हैं कि हाँ विजयनगर एम्पायर के किसी पर्सन से लीज ली होगी, मे बी इट कुड बी द आंसर। ओके, नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो गए, बट ये स्टेटमेंट सही है। ओके, तो 2 और 3 सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है मैं बताऊं। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री आप देखेंगे मसूलीपट्टनम में 1605 में स्टैब्लिश की थी, जबकि जो गजपति रूलर्स हैं ये 1550 मतलब 1550s के टाइम पर ही इन्होंने रूल किया है। तो ये जब 1605 में या देखिए डच अपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं फैक्ट्री, तो कहां से गजपति रूलर इनको अपनी ग्रांट लीज करेंगे जब वो खुद ही 1550s के टाइम पर था। अगर आपने डायनेस्टीज कभी कभी देखिए इसे लिंक करना पड़ता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैं मानूंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, सेकंड तो करेक्ट आंसर बी है 2 और 3। देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने डच ने स्टैब्लिश की थी मसूलीपट्टनम में 1605 में। ओके, गजपति रूलर्स आप देखेंगे मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी, मतलब 1550s के राउंड ही वो थे। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट मैंने बताया 1510 में कैप्चर किया था, डायरेक्ट स्टैटिक स्टेटमेंट है ये, ठीक है ना। अब मुझे आप ये बताइए पोर्चुगीज का जो पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम आप मुझे बताइए। ये पहला गवर्नर जनरल नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहला गवर्नर जनरल पोर्चुगीज का कौन था ये आप मुझे बताइए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट मैंने भी आपको बताया विजयनगर एम्पायर ने ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी लीज की थी, याद रखिएगा, जिससे कि उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज जो है वो साउथ में स्टैब्लिश की थी। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इसलिए कहता हूं एनसीईआरटी और मेरे लेक्चर्स आप नोट्स वगैरह देखोगे तो आपको क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2021 का, स्टेटमेंट देखते हैं। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्रीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। बड़ी टिपिकल क्वेश्चन है यार, ये 3 जगह का नाम दे दिया है और बोला ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज जो है वो लोकेटेड थी। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं आपको समझ में आए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये भरूच लिखा हुआ है, तो भरूच मैं बता दूं गुजरात में है, एंड यस गुजरात में 17th सेंचुरी, याद रखिएगा लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि आपको कब का बताना है। फैक्ट्रीज ऑफ ईस्ट इंडिया 17th सेंचुरी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी के टाइम पर ही मैं बताऊं भरूच में ऑफ कोर्स ओपन की गई है, गुजरात में जो है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, बट ये दोनों जो है ये दोनों रॉन्ग है, ठीक है। याद रखिएगा त्रिचेनोपोली नाम से तमिलनाडु का लग रहा है, तो तमिलनाडु में आपने पढ़ी भी होंगी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ स्टैब्लिश की है, तो ये फैक्ट्री नहीं सुनी होगी मे भी आपने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। और किकालो करके जगह है, यानी कि कैलो
करके जगह है, ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, यहां पर भी फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं थी। इसका करेक्ट आंसर है ओनली वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको दिखा सकता हूं। फिर देखिए 1623 में फैक्ट्रीज जो स्टैब्लिश की गई थी वो थी सूरत में, क्योंकि सबसे पहली फैक्ट्री आपको पता है सूरत में स्टैब्लिश की गई थी, भरूच में, अहमदाबाद में, आगरा में और मसूलीपट्टनम में, ठीक है। जबकि ये दो जगह हैं, ठीक है, जो अभी आपने देखा, ये इसको जो किकालो करके जगह लिखी हुई है, इसी का दूसरा नाम जो है वो है श्रीकाकुलम, ओके, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और त्रिचुनापल्ली जो कि तमिलनाडु में है। याद रखिए दोनों जगह पे स्टैब्लिश नहीं की गई थी, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर मतलब 1600 से लेके 1625 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उतने ही टाइम पे आप देखेंगे कि उस टाइम पर जहांगीर से उस टाइम तो आई ही थे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ज़्यादा कि उन्होंने स्टैब्लिश नहीं की थी, ठीक है। सो दिस द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन का एनालिटिक्स समझना पड़ेगा, बोर मत होना यार, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ऑन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में याद रखिएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या रहा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आपको तो फैक्ट्रीज वगैरह बन गई थी, इंडिया रॉ मटेरियल था, इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था, वहां पर फैक्ट्रीज से ज्यादा अमाउंट पे प्रोडक्ट बनता था और फिर इंडिया पे आके बेचते थे वो। अब इंडिया के जो क्राफ्टमैन है, हैंडी क्राफ्टमैन है, वो कैसे कॉम्पिटिट कर पाएंगे? उनके पास इतनी सारी मशीन्स हैं, ठीक है, इतने कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट अभी भी महंगे में बेच रहा है, उनके पास मशीन्स नहीं है। तो जनरली आप देखेंगे इसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। आप एनसीईआरटी रीड करेंगे, डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं मैंने एनसीईआरटी से ही पूरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ये मेंशन भी था कि मशीन की वजह से लोअर कॉस्ट प्रोडक्ट हो गए थे और इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इस कम कॉस्ट पे कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा था। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो रूइंड हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2020 का अगेन क्वेश्चन है। टॉपिक क्या है? विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। ठीक है, अब 2020 में इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट मानूंगा। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना ये सही मैच्ड है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि औरंग, ठीक है, लिखा है इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। बनिया इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। मिरासीदार, याद रखिए मिरासीदार की अगर बात करें डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। औरंग की अगर बात करें तो ये वेयर हाउसेस होते थे, जहां पर आप सामान को स्टोर करते हैं ना, उसे कहते हैं औरंग, ठीक है। तो इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट गलत है, औरंग तो होते थे वेयर हाउसेस, स्टोरेज हाउसेस जिसको आप कह सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग, इसका मतलब थर्ड तो सही है, यस। मिरासीदार की अगर मैं बात करूं तो आपने रैयतवारी सिस्टम सुना होगा। रैयतवारी सिस्टम में क्या होता था ये आपको पता होगा, डायरेक्टली ब्रिटिश डील करती थी पीजेंट से, मतलब जो रियाज होते थे डायरेक्टली फार्मर से डील करती थी, ठीक है। और इन्हीं फार्मर्स को, जो फार्मर्स होते हैं डायरेक्टली टैक्स इसको पे करते थे, डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे। तो याद रखिए इन्हीं फार्मर्स को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज मिरासीदार। इन्हीं को कह रहे हैं जो लोग रेवेन्यू पे कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटिश को डायरेक्टली टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था रैयतवारी सिस्टम, बीच में से मिडिल मैन को हटा दिया गया था रैयतवारी सिस्टम में। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बनिया की बात करें तो बिल्कुल दे आर द मर्चेंट क्लास और दे आर द एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रोकर्स थे एक तरीके से, और ईस्ट इंडिया कंपनी का आप एजेंट भी कह सकते हो। तो थर्ड और सेकंड जो है वो स्टेटमेंट सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। औरंग मैंने अभी आपको बताया वो क्या था, वो वेयर हाउस होता था जहां पे चीजों को स्टोर किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगेन यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। वेल्सली एस्टैब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा बिकॉज, वेल्सली, लॉर्ड वेल्सली आपने सुना होगा, जो इंडिया के गवर्नर जनरल रहे हैं, ठीक है। पूछा गया मैंने, इन्होंने, याद रखिएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं वेल्सली अगर हम बात करें तो, इन्होंने क्या क्या एस्टैब्लिश किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा में क्यों एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। सबसे पहले कब एस्टैब्लिश किया गया ये पता होना चाहिए, और क्यों एस्टैब्लिश किया बताओ। 1800 में, मैं आपको बता रहा हूं 1800 में ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कैलकाटा में एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। और वेल्सली का एजेंडा क्या था? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वेल्सली का एजेंडा मैं आपको बता देता हूं, वो ये चाहता था कि हमारे जो फॉरेनर्स है, मतलब जो ब्रिटिश मैन है, ठीक है, वो इंडिया में आ रहे हैं, तो इंडिया की जो लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, वो तो उनको पता ही नहीं होगी। तो उस इंडिया की लोकल लैंग्वेज जो है, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है, वो उसको सीखें, तभी तो इंडिया के साथ अटैच कर पाएंगे वो। तो इसीलिए उसने फोर्ट विलियम कॉलेज स्टैब्लिश किया था। मतलब ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो बेटर डील कर सके, वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को समझ सके। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज 18 अगस्त 1800 में स्टैब्लिश किया था, वेल्सली ने स्टैब्लिश किया था, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, ओके। उन्होंने स्टैब्लिश किया था। इसमें हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं, याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से क्या वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजेस में चीजों को समझ सकें, तभी
तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को आप रूल कर पाओगे, इंडियंस को रूल कर पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स was domesticated in the new world and introduced in the old world। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड, देखिए मैंने दो चीज मेंशन कर रखी है। ठीक है, अब आपके लिए ये आएगा कि न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये है क्या और इसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, न्यू वर्ल्ड मतलब वो जो यूरोपियन नेशंस है उनको हम कह रहे हैं, ओल्ड वर्ल्ड मतलब इंडिया को कहा जा रहा है यहां पर। ठीक है, तो यहां पे बोला कौन से प्लांट्स को न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड लाया गया है। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं, आप ये बताइए, इंडिया में जो कॉटन है, ठीक है, इंडिया के अगर मैं कॉटन की बात करूं या इंडिया में अगर मैं शुगर केन की बात करूं, ठीक है, इंडिया में हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं वीट की। ठीक है, तो मैं बताता हूं ये जो कॉटन है इंडिया में पहले से ही था। कॉटन आप देखेंगे, पढ़िए आप एंशिएंट एरा, तो कॉटन आप देखेंगे इंडिया में पहले से था। आप देखेंगे वीट इंडिया में पहले से था, एंशिएंट टाइम से ही था। तो ऐसा नहीं है कि बाहर यूरोपियंस हमारे यहाँ लाके रखे हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, हम कट कर सकते हैं। कॉटन कॉटन इसमें भी लिखा हुआ है, वीट इसमें भी लिखा हुआ है। हाँ, बट ये देखिए टोबैको, कोकोआ, रबर, हाँ ये सुन के लग रहा है ये इंडिया में पहले नहीं सुना है हमने। तो ये न्यू वर्ल्ड ने ओल्ड वर्ल्ड में लाया था। ऐसे कभी कभी ऑप्शन से भी आंसर निकालने पड़ते हैं, याद रखिएगा। डायरेक्टली जरूरी नहीं आपको एग्जाम में पता हो, इसलिए मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन से कभी कभी चीजें समझ भी नहीं आती, आपको ऑप्शन से पहचानना पड़ता है कि यार ये चीज तो पहले से अवेलेबल थी। मैं आपको देखिए, मैंने एक्सप्लेन भी इस तरह किया हुआ है कि कॉटन और वीट जो है वो तो आप एंशिएंट टाइम से ही इंडिया में देख रहे हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, टोबैको, कोकोआ एंड रबर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे ब्रिटिश यूरोपियंस जो हैं वो याद रखिए इंडिया में लेके आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। आप देखिए पिछले साल से अगर 3-4 सालों में आप देखोगे ना, तो इस वाले टॉपिक से यूपीएससी ने क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं एकदम से, इस टॉपिक से जो मैं अभी समझा रहा हूं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के प्रीलिम्स के लिए भी। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 की मैं बात करता हूं। अगेन चार्टर एक्ट पूछिए 1813, ठीक है, देखते हैं, है ना। एक्ट, चार्टर एक्ट तो आपने सबने पढ़े होंगे सारे चार्टर एक्ट। 1813 की मैं बात करूं, इट एंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। बिल्कुल सही है यार, चार्टर एक्ट पढ़े होंगे तो ये पॉइंट पता होगा। नहीं पढ़े चार्टर एक्ट तो कैसे पता होगा, चार्टर एक्ट पढ़ने की जरूरत है। मेरे लेक्चर्स देखो, नोट्स लो, तब बन पाएगा, इजी क्वेश्चन है ना। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऐसा कुछ नहीं था, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रेवेन्यू कंट्रोल था। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। सेकंड, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। बिल्कुल इस एक्ट में बोला गया था जो भी टेरिटरीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेल्ड की हुई है उसके ऊपर याद रखिएगा सॉवरेनिटी जो है वो ब्रिटिश क्राउन की है। ये बात इस एक्ट में बोली गई थी, इसलिए एक्ट के फीचर्स पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। तो 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। थर्ड रॉन्ग है, 1 और 2 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसलिए मैं कहता हूं चार्टर एक्ट जितने भी हैं उन सबके फीचर्स आप जरूर पढ़िए क्योंकि वो फीचर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आप देखिए क्या क्वेश्चन है। द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल, बंगाल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। तो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंडिया से क्या एक्सपोर्ट कर, वेस्ट बंगाल से क्या एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब ये बताओ, क्या बंगाल में, मैं आपसे पूछूं, शुगर, शुगर के लिए वेस्ट बंगाल फेमस है? नहीं, आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब सुना हुआ है, तो शुगर तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, शुगर होती नहीं वहां पे। मसाले, स्पाइसेस, अरे कहोगे सर स्पाइसेस तो मैंने सुना है साउथ में, स्पाइसेस के बारे में मैंने सुना हुआ है। ठीक है, तो स्पाइसेस यहां पे लिखा हुआ तो स्पाइसेस भी नहीं हो सकता। फिर अगर मैं बोलूं ऑयल सीड्स, तो आप कहेंगे सर ऑयल सीड्स तो हमने ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात ये एरिया में ऑयल सीड्स के बारे में सुना हुआ है, तो ऑयल सीड्स भी कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये चीज तो इस साइड पर है। तो सर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पेटर एंड ओपियम, याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी सॉल्व करना पड़ता है, ऑप्शन से ही आपको निकालना पड़ता है। ये चीज यहां पे अवेलेबल नहीं है। ऑयल सीड्स को आप देख सकते हो, यहां पर शुगर को देख सकते हो और यहां पे स्पाइसेस को देख सकते हो। ऐसे आप ऑप्शंस को कट कर सकते हो और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसलिए बताऊं, जो आप पेपर देने जाओ तो जरूरी नहीं कि आप जो जो पढ़ के जा रहे हो वही चीज आपको एकदम से दिख जाएगी। यू हैव टू यूज योर ब्रेन। क्वेश्चन ईजी है बट आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इसमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट गलत है, डज नॉट अप्लाई। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस आपको पता होगा जो लॉर्ड वेल्सली ने इंट्रोड्यूस की थी। लॉर्ड वेल्सली पे देखिए 2 बार क्वेश्चन आ गए। लॉर्ड वेल्सली बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है यूपीएससी वालों के लिए। लॉर्ड वेल्सली ने याद रखिए सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था। तो कौन सा पॉइंट सब्सिडरी अलायंस के लिए पॉइंट यहां पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस आप पढ़िए क्या है पहले। सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब, सब्सिडरी अलायंस, ये सब मैंने पढ़ाई हुई है मॉडर्न हिस्ट्री, पहले पढ़िए तभी आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि इसमें क्या होता था सब्सिडरी अलायंस में, जो भी
राजा होते थे, ठीक है, उस टाइम पर, तो उनको कहा था टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, कि हम आपको आर्मी देंगे, उसका पैसा जो रहेगा वो आप लोग पे करेंगे और वो आर्मी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सेकंड, टू कीप अवे द सेफ फ्रॉम नेपोलियन अटैक, उस टाइम नेपोलियन जो था वो बड़ा पावरफुल हो रहा था, वो अटैक कर रहा था, ठीक है, तो वो लग रहा था कहीं वो इंडिया ना आ जाए, तो इंडिया में आके अटैक ना कर दे, कमजोर किंगडम्स थे राजाओं के, तो जब ये फौज दे देंगे तो नेपोलियन के डेंजर से भी बच जाएंगे, क्योंकि पैसा कौन दे रहा है, ये राजा दे रहा है, बट इनको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी ब्रिटिश कंपनी, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट, टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटी ओवर द इंडियन स्टेट्स, मतलब ब्रिटिश की सुपियोरिटी होगी ओवर इंडियन स्टेट्स, बिल्कुल। इससे तो आपकी अगर सिक्योरिटी इनके हाथ में आ गई तो ब्रिटिश पैरामाउंटी आप कह सकते हैं, बिल्कुल, ओवर द इंडियन स्टेट्स, ये भी सही है। टू सिक्योर फिक्स इनकम, नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं था, फिक्स इनकम वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली थी, याद रखिएगा कि उससे कुछ पैसा ले रहे हैं, ठीक है, आपको बदले में सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप उसका पैसा पे करिए सिक्योरिटी का, और एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इससे याद रखिए कोई फिक्स इनकम का सोर्स कंपनी का नहीं था। ओके, सो सी जो है वो स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस याद रखिएगा, लॉर्ड वेल्सली आपको पता होना चाहिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं 1798 से लेके 1805 तक, इंपॉर्टेंट है इनके बारे में सारी चीजें पढ़ना। ओके, फीचर्स आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी 2017 का रोयतवारी सेटलमेंट पर, ठीक है। क्वेश्चन है कौन से पर्सन एसोसिएटेड हैं रोयतवारी सिस्टम से, आपने सुना होगा जमींदारी सिस्टम, रेतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये सब जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, याद रखिए लैंड रेवेन्यू की सिस्टम है, ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेतवारी सिस्टम में कौन लोग इंक्लूडेड थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, नहीं यार, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो जमींदारी सिस्टम में था, तो 1 तो सीधे कट कर दो, 1 कट कर दो, सीधा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, यस, रोयतवारी सिस्टम आपको पता होगा, मिडिलमैन को हटा दिया गया था, डायरेक्टली ब्रिटिश फार्मर्स से डायरेक्टली डील कर रही थी, डायरेक्टली पैसा जो है उनको फार्मर्स को डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था, और ये सिस्टम मद्रास की प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू इंप्लीमेंट दिस रैयतवारी सिस्टम। ओके, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, उनके बारे में मेंशन है, मद्रास प्रेसिडेंसी के उस टाइम पे आप देख सकते हैं गवर्नर भी रहे हैं मुनरो, ओके, उस टाइम पे गवर्नर भी थे और जिन्होंने सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ओके, सो एग्जाम के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो इसको डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट, जो ये चीज जो 3 दी गई है इसको इंग्लिश मैन ने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस बाय इंग्लिश, मतलब ब्रिटिश ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया। पढ़ते हैं क्या क्या है। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप। देखिए रैयतवारी सिस्टम ऐसे ही होता था, जो क्रॉप्स की क्वालिटी होती थी उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ता था, बट याद रखिएगा ये तो शेरशाह सूरी के टाइम पर ही आ गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे उससे पहले शेरशाह सूरी कर चुका है ये चीज, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। यूज ऑफ मोबाइल कैनन इन वॉरफेयर, ये तो आपने बाबर के टाइम पे भी सुना होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लाई है। सेकंड, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, ये पोर्चुगीज ले आए थे, याद रखिएगा, उससे पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन, सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी थी, ऐसा कुछ नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। रैयतवारी सिस्टम पे पूछा गया कौन से स्टेटमेंट सही है, यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है, रैयतवारी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट है रेंट वाज डायरेक्टली पेड बाय पीजेंट टू द गवर्नमेंट, अभी मैंने बताया ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली, याद रखिएगा, पीजेंट्स टैक्स पे करते थे, मिडिल मैन हट गया था, स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट के पट्टास टू द राइट्स, बिल्कुल, लैंड के जो राइट्स रहते थे वो राइट्स मतलब जो पीजेंट्स है, फार्मर्स है, उनको मिलते थे, ये भी सही है। लैंड्स वर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्सेस, बिल्कुल, लैंड की जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता था, याद रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट डिसाइड होता था, इसका आप इतना % पे करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ लैंड आपको सर्वे होता था, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, रैयतवारी सिस्टम के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो रैयतवारी सिस्टम का एक क्वेश्चन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। लास्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2011 का, इस टॉपिक के टोटल 16 क्वेश्चन ही है एग्जाम के लिए जो आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज लिटिगेशन was visible after the introduction of land settlement of लॉर्ड कॉर्नवालिस in 1793। जो जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद आप देखेंगे लिटिगेशन ज्यादा हो गई थी। क्यों कोर्ट में लोग इतने ज्यादा क्यों जाने लगे थे, लिटिगेशन क्यों बढ़ गई थी? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के बड़ा इजी है। अब आप कहेंगे से मैंने पढ़ा नहीं है, बट ऑप्शन देखिए ना, जमींदार की पोजीशन स्ट्रॉन्गर हो गई थी रायत से, इसीलिए लिटिगेशंस बढ़ गई। अरे भाई ये चीज तो हो गई थी, बट इससे लिटिगेशन कैसे बढ़े आएंगी? ठीक है कि भाई जमींदार पावरफुल हो गया है,
फार्मर से, ठीक है, ये बात तो सही है, जमींदारी सिस्टम में यही तो था। सेकंड है, ईस्ट इंडिया कंपनी ओवरलॉर्ड हो गई थी जमींदार के, बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी तो ओवरऑल तो बॉस ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, तो वो तो थी ही, बट इसकी वजह से लिटिगेशन का क्या इशू है ये भी समझ में नहीं आ रहा। मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट, जुडिशियल सिस्टम एफिशिएंट हो गया था, बड़े रियल तरीके से जजमेंट होने लगी थी, ऐसा कुछ नहीं है, एफिशिएंट कुछ नहीं हुआ था, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर डी, नन, ABC, तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग थे। क्यों लिटिगेशन फिर बढ़ गई थी, आप सोच रहे होंगे। एक्चुअली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, जो फीस होती है जब आप कोर्ट में जाते हो आपको एक फीस पे करनी पड़ती थी केस फाइल करने के लिए, वो फीस उसने अबॉलिश कर दी, तो अब आप कभी भी जा सकते हो बिना फीस के, किसी को भी कोर्ट में घसीट सकते हो, इसलिए लोग बढ़ गए थे, ठीक है। प्लीज इवन अपील भी स्टार्ट कर दी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि अगर आपको किसी केस पर अपील करनी हो तो आप अपील भी कर सकते हैं, तो लोग जजमेंट के बाद भी अपील करते थे, तो इसलिए से अपन ने देखा लिटिगेशन बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये एक रीजन था, ना कि ये सब जो रीजन मेंशन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इस टॉपिक से 16 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री के मैं आपको कहीं में 10 टॉपिक बताऊंगा जिससे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन 10 टॉपिक से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये 10 चीजें ही रिवाइज करना है। अब इस टॉपिक से क्या समझ में आया, इस टॉपिक से ये समझ में आया कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पे सरकार गवर्नमेंट के क्वेश्चन जो आ रहे हैं यूपीएससी में वो बहुत ज्यादा है, मतलब जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी सिस्टम, ये सिस्टम से क्वेश्चन गवर्नमेंट पूछती है। तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हर बार का प्री का भी फेवरेट टॉपिक है, मेंस का भी फेवरेट टॉपिक है, तो इसको एनालाइज करना, ये समझ में आया। दूसरा हमने देखा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ वाइसरॉय रहे हैं, इनके कुछ वर्क हैं या पॉलिसीज हैं वो पूछ रही हैं, चाहे वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो, सब्सिडरी अलायंस हो, इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बहुत फ्रेम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब गवर्नर जनरल ऑफ वाइसरॉय जितने हैं उनको जरूर पढ़िए एक बार, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होते हैं हर बार, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया। थर्ड क्या समझ में आया, जो चार्टर एक्ट है, बिल्कुल मैं सारे चार्टर एक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए आपके लिए सारे चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो जितने भी चार्टर एक्ट हैं, ठीक है, इन सबको आप पढ़िए। मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे चार्टर एक्ट पढ़ाए, आप 1773 से चार्टर एक्ट देख सकते हैं, 1773, 93, पिट्स इंडिया एक्ट, ऐसे करके मैं सारे 1813, 1833, 1853, सारे 1858, फिर आप देखेंगे सारे मैंने जितने भी चार्टर्ड एक्ट हैं, ठीक है, वो सब पढ़ाए हुए हैं। तो अब वो जितने भी चार्टर्ड एक्ट हैं, रूल्स हैं, वो सारे आप पढ़िए, वो भी समझ में, उससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, और कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स पे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। कुछ फैक्चुअल पॉइंट को स्टेटमेंट में फ्रेम किया जाता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा एनालिसिस रहा पहले यूपीएससी के टॉपिक वाइज। ऐसे मैं आपको एनालिसिस भी बताऊंगा, इससे आपको समझ में आएगा किन टॉपिक्स पर आपको इस बार ध्यान देना है। अगर आप ऐसे एनालिसिस करके यूपीएससी के एग्जाम में जाएंगे तो याद रखिएगा आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, और आप सोचेंगे मैं यूपीएससी से पढ़ के चला जाता हूँ पेपर देने, तो आपको दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ के जाओगे, पेपर देखते ही आपके ऊपर से चीजें जाने लगेंगी, यार क्या क्वेश्चन पेपर क्या आ गया, पढ़ के क्या आया था। इसीलिए मैं आपको सारे टॉपिक अलग करके बता रहा हूं, ठीक है। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो तुरंत वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको कुछ सीखने को मिला इस टॉपिक से। मिला हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ओके। अगर आपको डोनेट करना चाहते हैं हमको, तो हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ यू वांट टू डोनेट, आप डोनेट कर सकते हैं, ये एक वॉलंटरी डोनेशन है। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू द चैनल, ग्रोथ ऑफ द चैनल, यू कैन कंट्रीब्यूट। आप चाहें तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। इससे आपको ये अंडरस्टैंड होगा क्वेश्चन किस तरह प्रीवियस ईयर आ रहे हैं। और इस सीरीज को अगर मैं कंटिन्यू करना है, आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, तो मैं सारे सब्जेक्ट के MCQ आपके सामने प्रीवियस ईयर 11 साल के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है, और एनालिसिस भी आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। प्लस अब यूपीएससी का पेपर आ गया है, अब यूपीएससी के नोट्स की जरूरत होगी, सर जल्दी से गो थ्रू करना है क्योंकि टाइम कम है, 3 मंथ्स है। आई मीन 3 मंथ्स में क्या हम सारे क्लास, बिल्कुल आप इनको देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर्स भी देखिए, बट अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो अभी मैंने यूपीएससी के लिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हर सब्जेक्ट के, एनवायरमेंट के हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने बात की उसके हैं, आर्ट एंड कल्चर के, सब सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इन नोट्स को आप ऑर्डर कर सकते हो। नोट्स ऑर्डर करने के बाद याद रखिएगा आपको रिवीजन करिए, MCQ प्रीवियस ईयर करिए, एग्जाम में चल जाइए विद करंट अफेयर्स। आपका एग्जाम प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। हर सब्जेक्ट की टोटल 14 बुकलेट्स हैं, ये सारे टोटली बजट के साथ, करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड आपको प्रोवाइड हो जाएगी। कैसे प्रोवाइड होगी, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो एप्लीकेशन, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर भी आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा यूपीएससी प्रीलिम्स का कंप्लीट कोर्स, आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, टोटली अपडेटेड जो है वो एप्लीकेशन में अवेलेबल है यूपीएससी प्रीलिम्स का। मैं लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्टली जाकर कोर्स को बाय कर लो यूपीएससी प्रीलिम्स के, ठीक है। कोर्स बाय करने के बाद, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स का अगर आप कोर्स बाय करते हैं तो आप हमको उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको सारे नोट्स आपके घर में कोरियर करा दूंगा। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स को
क्लासेस को बाय करते हैं तो नोट्स फ्री मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो कहाँ से क्लासेस मिलेंगी, वो मिलेंगी आपको मेरे एप्लीकेशन से। यूपीएससी प्रीलिम्स के याद रखिए अपडेटेड क्लासेस को आप जरूर ज्वाइन करें, ओके। यूपीएससी का आप चाहते प्री और मेंस का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, जहां पर आपको ऑप्शनल क्लासेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो प्री मेंस, आंसर राइटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ करा रहा हूं, तो आप जाकर इस कोर्स को आप देख सकते हैं और लाइफ टाइम एक्सेस है, कभी वैलिडिटी खत्म नहीं होगी। इस कोर्स की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। प्री मेंस की अगर आपको लेना तो आप वो कोर्स भी ले सकते हो, ओके। यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और ये समझ में आएगा टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे करके मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारों की आपको एमसीक्यू कराऊंगा, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं, क्या आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस जितने आए हुए हैं और किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, इस तरह क्वेश्चंस की मैं एमसीक्यू आपके सामने लेके आऊं। अगर आप चाहते हैं हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, उसके अकॉर्डिंग ही हम इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे, ओके। और हर सब्जेक्ट के आपके सामने लेक्चर्स आते रहेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नाम है देवाशीष क्लासेस। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।